हैं बिल पे बहुत सारे लोग असेंबली में बात करे, जो लोग बात नहीं करे वो लोग रिटर्न में स्पीचेस उन लोगों का दे चुके हैं। जो बिल पे चर्चा खत्म होने के बाद द डिस्कशन ऑन द बिल इज ओवर, आफ्टर दैट द रेजोल्यूशन इज द अदर बिजनेस, दैट बिजनेस इज नो वे कनेक्टेड विद द बिल। सो आप इसको मिलकर नहीं देखना चाहिए। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के लीडर और रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा कि इलाके के अवामी नुमाइंदों ने असेंबली में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामी अवाम के जज्बात की हिमायत में आवाज उठाई है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी तेलुगु अवाम के हक में मुनासिब फैसला करेंगे। Definitely, we will respect people of Andhra Pradesh voice. Definitely, will give a respect. If he probably President of India again, he will send a probably opinion, legal opinion. Legal opinion, if we send it, definitely it will come in our. तेलंगाना बिल पर मुबाहिस के दौरान बिल में तरमीमात के लिए 9072 तजावीज पेश की गई हैं। आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम के मामले पर 4 फरवरी को दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें तेलंगाना बिल पर पेश करदा तरमीमात पर गौर खौज किए जाने का इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि तेलंगाना बिल के मुस्तरद किए जाने के बाद अलहदा रियासत के हामी लीडरों का मकसद पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना बिल के खिलाफ करारदाद पेश करके तश्कील तेलंगाना के राह को हमवार कर दिया है। 38 రోజుల తతంగము, రాజకీయ తతంగము ఏ రకంగా ప్రజలను మభ్యపెట్టాలే, ప్రత్యేకంగా సీమాంధ్ర ప్రజానికాన్ని మభ్యపెట్టాలే, వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుకోవాలి, రాజకీయ లబ్ధి పొందాలే అనే ఒక అజెండాతోటి సీమాంధ్ర ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పన్నాగం పన్నారు। दूसरी जानिब टीआरएस के रुकने असेंबली के तारका रामाराव ने बिल के मुस्तरद होने से मायूस न होने की तेलंगाना अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि असेंबली में तेलंगाना बिल के मुस्तरद किए जाने के बाद सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले लीडरों की ड्रामाबाजी खत्म हो गई है। केटीआर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के सिलसिले में वो कल से वजीर आजम समेत कौमी लीडरों से मुलाकात करेंगे। దయచేసి ఆందోళన పడవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। రేపు సాయంత్రం పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీ చేరుకుంటా ఉన్నారు। రేపటి నుంచి అందరినీ కూడా ప్రధానమంత్రి నుంచి మొదలు పెడితే అందరినీ కూడా కలుసుకుంటాం। పార్లమెంటులో సత్వరమే బిల్లు ప్రవేశపెట్టే విధంగా 13 సంవత్సరాలు పోరాటం చేసిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ చివరి దశలో కూడా తెలంగాణ ప్రజల ఆశలు మూటగట్టుకుని రేపు ఢిల్లీకి పోతున్నది। తప్పకుండా తెలంగాణ బిల్లు పాస్ అవుతుంది, పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టబడుతుంది। ఇక్కడ జరిగిన ప్రహసనాన్ని ఎవరు కూడా పట్టించుకోవద్దు, ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। కేవలం కొంతమంది పైశాచిక ఆనందం పొందదలుచుకుంటే అది వారి। तो वहीं कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल को मुस्तरद नहीं किया गया है, बल्कि वज़ीर आला की पेशकर्दा करारदाद को मंजूरी दी गई है। It is not voted. Telangana bill was not voted. A resolution moved by the Chief Minister was passed by voice vote. There are two different things. बिहार में भी पहले रिजेक्ट हुआ था, बाद में भेज थे, फिर दोबारा वो पास कर दिया था। ऐसा नहीं था। एक बात याद रखिए, the bill is sent for comments, not for a vote on the bill. जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर तेलंगाना मामले को उलझा देने का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने खुद अपने लीडरों को एतमाद में लिए बिना तेलंगाना बिल के मसवदे को असेंबली में पेश किया। कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरह से उलझा दिया है और बदनीयती के साथ, बेईमानी के साथ कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के मुद्दे को डील किया और जिसका नतीजा हो गया है कि वहां पर एक तरह से युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई है, गृह युद्ध की स्थिति खड़ी कर दी गई है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव में वादा करके आई थी कि हम आते ही तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देंगे।
उसके लिए उसने न माहौल बनाया, न वहां पर सभी लोगों को विश्वास में लिया, न खुद ही अब उनकी सरकार और उनकी पार्टी विश्वास में नहीं है उनके। तो ये जो पूरी की पूरी इस तेलंगाना के मुद्दे को उलझाने का अगर कोई पापी है, कोई गुनाहगार है, तो वो कौन? खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। 1984 के सिख मुखालिफ दंगों के मामले पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के तबसरे के खिलाफ आज सिखों ने दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। सिखों का कहना है कि एक इंटरव्यू में जब राहुल गांधी ने यह तस्लीम किया है कि कांग्रेस के बाज लीडर सिख मुखालिफ फसाद में मुलविस थे, तो वो उनके नाम बताएं। सिखों ने राहुल गांधी से यह मुतालबा भी किया है कि वो ये बताएं कि फसाद में मुलविस कांग्रेसी लीडरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। उन्होंने माना है कि 1984 के अंदर बहुत सारे कांग्रेसियों ने दिल्ली के अंदर नरसंहार किया। हम कांग्रेस से, कांग्रेस की अध्यक्षा से, कांग्रेस के उप प्रधान राहुल गांधी जी से ये डिमांड करते हैं, उन कांग्रेसी नेताओं के राहुल गांधी जी नाम बताएं जिन्होंने 1984 के अंदर नरसंहार किया। उनके खिलाफ कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की उसके बारे में बताएं। कौन से लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, ये आज हम इससे पूछने आए हैं। 30 साल से दुनिया जानती कि कांग्रेस ने किया है, अब वो बंदे कौन है तू बता। हम चाहते हैं भी जो कांग्रेस नेता हैं उनके नाम बताए जाएं और इमीडिएट उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब सिखों का इन्होंने डिमोरलाइज करने के लिए 84 में जो किया वो 84 से लेकर अब तक हम खाते ही आ रहे हैं। इसे बता दिया है कि कांग्रेस की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो जब इनकी इन्वॉल्वमेंट है सीबीआई को इसको क्वेश्चन करना चाहिए कि तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट, उन आदमियों का नाम बताओ किन किन का नाम है। उधर साबिक सदर जमहूरिया ज्ञानी जैल सिंह के प्रेस सेक्रेटरी त्रिलोचन सिंह ने इल्जाम लगाया है कि 84 के सिख मुखालिफ फसादात कांग्रेस हुकूमत की साजिश थी। त्रिलोचन सिंह का कहना है कि उस वक्त के सदर जमहूरिया ज्ञानी जैल सिंह की बात को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने यह फसाद करवाया था। उनमें ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ था प्रेस सेक्रेटरी। जब ये वाकया हुआ, जब दिल्ली में सुबह इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, सारा दिन कुछ नहीं हुआ जब तक कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर ये फैसला नहीं किया कि हमें खून का बदला खून
और सिखों को टीच लेसन किया जाए। ये टोटल कांग्रेस का था और राष्ट्रपति जी के कहने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर का तो टेलीफोन नहीं सुना। होम मिनिस्टर ने यह कह दिया कि गवर्नर और जो कमिश्नर है उनकी ड्यूटी है वो कर रहे। ज्ञानी जी ने फौज का कहा तो फौज वहां से मेरठ से भेज दी, वो भी डिले हुई और फौज ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये बड़ी क्लियर बात है कि जो दिल्ली में हुआ, कांग्रेस पार्टी सिखों को बचाना चाहती थी कि आपने ये गलत किया और सारी कम्युनिटी। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां सरकारी मुलाजमीन की तंजीम जेसीसी के सेक्रेटरीट चलो मार्च को जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम बना दिया है। जम्मू में जेसीसी कारकुन छठे तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात के तनाजुर में अपने मुतालबात के निफाज पर जोर दे रहे थे। एहतजाजों में खवातीन मुलाजमीन भी शामिल थीं। एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुतादिद एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कई मुलाजमीन लीडरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मुलाजमीन लीडरों में सीनियर जेसीसी लीडर अब्दुल कय्यूम वानी भी शामिल है। वानी का कहना है कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पर गौर नहीं किया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। कल यानी शाम को 5:30 बजे चीफ मिनिस्टर की कोठी पर धरना देंगे। 14 तारीख को असेंबली का घेराव होगा। 14-15 तारीख को तमाम दफातर काम छोड़ हड़ताल पर रहेंगे। मैं कंडेम करता हूं इस एक्शन को और सरकार को ये वारंट करता हूं, अगर पूरी तौर जुल्म जबरन ने बंद नहीं किया तो उनके लिए कांटे का सौदा होगा। हम अपनी मूवमेंट को आगे ले जाएंगे। बात जयललिता की मुश्किल की। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता को झटका लगा है। 1991 से 1994 के दरमियान उनके इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने के मामले से जुड़े केस को खत्म करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जयललिता के खिलाफ मुकदमा चलाने की हिदायत दी है। श्रीलंका की बहरिया ने 38 हिंदुस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन माहीगीरों पर बैनुल-अक़वामी आबी हुदूद में मछली पकड़ने का इल्जाम आयद किया गया है। श्रीलंकाई बहरिया के जराये के मुताबिक माहीगीरों की 5 कश्तियां भी जब्त की गई हैं। माहीगीरों की गिरफ्तारी शुमाली जाफना के जजीरे के इलाके में अमल में आई है। श्रीलंकाई बहरिया ने यह कार्रवाई हिंद-लंका मुज़ाकरात के सिर्फ 3 दिन बाद की है, जिसमें माहीगीरों के मसले पर फ्रेमवर्क बनाने के ताल्लुक से बातचीत की गई थी। दोनों मुल्कों के दरमियान माहीगीरी के मसले पर लंबे अरसे से तनाजा है। और अब बात आम आदमी पार्टी की मीटिंग की। दिल्ली में वजीर आला केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओखला हल्के के कांग्रेस रुकन असेंबली ने हंगामा आराई की है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस रुकन असेंबली आसिफ मोहम्मद ने बटला हाउस इनकाउंटर मामले से मुतालिक केजरीवाल हुकूमत पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इनका कैंडिडेट था उसके फेवर में इन्होंने एक हैंडबिल बंटवाया था कि जब हम पावर में आएंगे तो बटला हाउस इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, एसआईटी से इंक्वायरी कराएंगे। आज मैं सुन रहा था कि हाँ साफ मना कर दिया कि हम बटला हाउस अगर नहीं करवानी थी। केस तो पिछले 4 साल से चल रहा है कोर्ट के अंदर, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे, ओखला की जनता को भ्रमित कर रहे थे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो मुल्क में ईमानदार और शफाफ सियासत के हामी हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी हुकूमत की पहल से बदउनवानी पर लगाम लगाने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। केजरीवाल 1 माह पूरा होने पर अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनवा रहे थे। पहला भ्रष्टाचार मुक्त है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहल की गई। जनता से ये कहा गया कि भाई अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना, आप उसका रिकॉर्डिंग कर लेना, अपने मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना और जब वो पैसे मांग रहा है और हमें लाके दे देना, हम ट्रैप करेंगे। इस एक सिंगल, हमें भी उम्मीद नहीं थी जब हम लोगों ने ये शुरू किया था, इस एक सिंगल इसका बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ पूरी दिल्ली के अंदर। मैंने अब इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, स्ट्रे रैंडम इंसिडेंट्स कई लोग आके बता रहे हैं जगह जगह से
कि जी मैं वहां गया था, मेरा काम हो गया, मैंने वहां गया, मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि अब पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं। इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं। और मैंने अपने 5 दिन पहले वॉलंटियर्स को भेजा था कि आप जगह जगह जाओ और डिपार्टमेंट्स में देख के आओ कि कहाँ कहाँ। तो वो वॉलंटियर्स भी कई डिपार्टमेंट्स में गए, 3-4 दिन घूमे, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कहा कि बाकी कई सारे डिपार्टमेंट्स में काफी कम हुआ। बिहार के किशनगंज में आज सोनिया गांधी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख का संग बुनियाद रखेंगी। 2 साल पहले रियासती हुकूमत ने एएमयू सेंटर के लिए जमीन फराहम की थी, लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से जमीन पर कुछ नहीं किया गया। ऐन चुनाव से कबल मरकजी हुकूमत के हरकत में आने से चेमेगोइयां हो रही हैं। किशनगंज के कोचाधामन असेंबली हलके के चकला गांव में एएमयू का सेंटर कायम किया जाना है। ये 245 एकड़ की वही जमीन है। खास बात यह है कि 2 साल पहले फराहम कराई गई जमीन की अब तक 4 दीवारी भी तामीर नहीं हो सकी है। वहीं इसके लिए बजट में 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया गया है। उधर मुकामी लोगों को यूनिवर्सिटी बनने का इंतजार है। आज हो रहा है एएमयू, कल हो रहा है, परसों है, ये प्रशासन आ रहा है, वो नेताजी आ रहा है, हाँ हो रहा है, हो जाएगा, मगर अब तक नहीं हुआ। अब सामने में इलेक्शन है, अब इलेक्शन के मौका में अब जो है सोनिया जी क्या करते हैं नहीं करते हैं अब वो समझे। हाँ वोट मांगने तो आएंगे, मतलब फिर वादा करेगा, अब फिर काम करेगा नहीं करेगा, हम लोग तो वोट देने का दे ही देंगे, लेकिन एएमयू अगर हो जाएगा। रियासती हुकूमत ने अक़लियती हॉस्टल में एएमयू की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया है, लेकिन एएमयू की जमीन पर मरकजी हुकूमत की जानिब से काम शुरू नहीं किया गया है। किशनगंज में अभी काफी सर्दी है, लेकिन एएमयू को लेकर जिले का सियासी पारा चढ़ गया है। आज करीब 2 साल हो गया यहां जमीन मिले हुए, और जब इलेक्शन 1 महीना बचा तो सोनिया गांधी शिलान्यास करने आ रही हैं, वो भी बिना बजट में पैसा पास किए। मरकज ने अब तक पैसे अलॉट कर दिए होते तो अब तक हमारे यहाँ काम बहुत शुरू हो गया होता, लेकिन न जाने क्यों इन्होंने जमीन देने में देरी की और उन्होंने रकम देने में देरी की। यूनिवर्सिटी बनने में हुई ताखीर के सिलसिले में किशनगंज के एमपी मौलाना असरारुल हक कासमी का ये कहना है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा और मैंने सोनिया जी से कहा, खासतौर पर सोनिया जी ने हमारी इसमें बहुत मदद की, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मदद की, और फिर कानूनी मशवरा किया, लॉ मिनिस्टर ने उसको क्लियर किया। इसमें हमको 7 महीने लग गए। 7 महीने के बाद हमको उनका वो मिला, अप्रूवल मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अप्रूवल मिलने के बाद फिर उसके बाद डीपीआर बनाने में काफी टाइम लगा। इस संग बुनियाद तकरीब को लेकर काफी सियासत भी हुई। पहले रियासती हुकूमत को इस तकरीब से दूर रखा गया था, लेकिन जब रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार ने एहतजाज दर्ज करवाया तो उन्हें दावतनामा रवाना किया गया। बताया जाता है कि वजीर आला नीतीश कुमार इस संग बुनियाद तकरीब में मौजूद रहेंगे। ईटीवी न्यूज किशनगंज। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सलाम मेम साहब। वालेकुम। तुम इतनी जल्दी? हाँ दीदी। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है सना। आज स्कूल नहीं गई? नहीं दीदी, अब ये स्कूल नहीं जाती। मेरी अकेली की कमाई से घर नहीं चलता। पढ़ाई तो दूर की बात है, पर ये तो 7वीं में अच्छे मार्क्स लाई थी। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को प्री मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। हर बच्चे को अधिकार मिले, शिक्षा दीक्षा प्यार मिले, भावी भारत शिक्षा बच्चों का सपना लक्ष्य करो। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। वहाँ लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहाँ हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहाँ कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहाँ काट डाला पावर कट कोई। वहाँ औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहाँ पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में?
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाबा कौम की वफात की। सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। बाबा कौम महात्मा गांधी का आज 66वां यौम वफात है। दुनिया को अमन शांति, भाईचारे, मोहब्बत, उखुवत और अदम तशद्दुद का दर्स देने वाले गांधी जी को आज सारा मुल्क खिराज अकीदत पेश कर रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, कांग्रेस सदर और दीगर लीडरों ने दिल्ली में गांधी जी की समाधि पर पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आजादी की तहरीक के अजीम कायद को आज ही के दिन नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। उधर गांधी जी के यौम वफात पर गुजरात के राजकोट में एक नुमाइश का इनेकाद किया गया है। नुमाइश में गांधी जी से जुड़े हुए स्टैम्प्स और किताबें रखी गई हैं। नुमाइश का थीम है गांधी माई हीरो। नुमाइश को देखने के लिए बड़ी तादाद में तलबा पहुंच रहे हैं। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका के एक आला इंटेलिजेंस अफसर का कहना है कि अलकायदा से जुड़ा शाम में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुप अन-नुसरा फ्रंट अमेरिका पर हमला करना चाहता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एहलकार के मुताबिक नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जेम्स कैलिपर ने सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी को बताया है कि शाम में सरगर्म अलकायदा ग्रुपों ने अमेरिका पर हमले के मकसद से ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। वैसे तो अमेरिका में अलकायदा के हमलों के ताल्लुक से अक्सर बेशतर वार्निंग दी जाती रही है, लेकिन इस मर्तबा शाम में सरगर्म अलकायदा ग्रुप के जरिए अमेरिका पर हमला करने की बातें की जा रही हैं। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर ने सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने अमेरिका पर अलकायदा के हमले का अंदेशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पर हमला करने के मकसद से शाम में सरगर्म अन-नुसरा ग्रुप की क़यादत में दीगर अलकायदा ग्रुपों के ट्रेनिंग कैंपों का भी आगाज कर दिया गया है। अमरीकी अफसर के मुताबिक बरतानिया, मशक़ वुस्ता और यहाँ तक कि अमरीका में भी अलकायदा फाइटरों की तादाद बढ़ाई जा रही है। बताया जाता है कि तरबियत याफ्ता अलकायदा के मिलिटेंटों को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाएगा। हालांकि क्लैपर ने शाम के अलकायदा ग्रुप के अमरीका पर हमला करने के मंसूबे से मुतालिक ज्यादा वजाहत नहीं की और न ही इस सिलसिले में किसी सबूत का हवाला दिया, लेकिन ये दावा जरूर किया कि अन-नुसरा अमेरिका पर हमला करना चाहता है। अन-नुसरा शाम में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुपों में ऐसा नया ग्रुप है जो हाल ही में अलकायदा से जुड़ा है। काबिल गौर है कि अलकायदा से जुड़े इस ग्रुप ने यमन समेत कई ममालिक में अमेरिका के खिलाफ महाज खोल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबर यमन से है, जहां हुकूमत हामी कबाइल और शिया फिरके के दरमियान चल रहे तसादुम में 3 दिनों में अब तक 38 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकूमत हामी कबाइल का दावा है कि उन्होंने शुमाली यमन के पहाड़ों से बागियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। दारुल हुकूमत सना से महज 40 किलोमीटर दूर वाक़े अरहाब इलाके में भारी तसादुम होने की खबर है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को जो अमाल अखलाक के दर्जे में तलकीन किए थे, हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और ये हदीस भी सही बुखारी में आई है। फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि मरीज हो तो उसकी इयादत को जाया करो, कोई शख्स फौत हो जाए तो उसके जनाजे में जाया करो, कोई ज़ईफ कमजोर हो उसकी मदद किया करो, मजलूम हो और उसकी मदद किया करो, हर एक पर सबसे पहले मिलते हुए सलाम किया करो और हर शख्स को खाना खिलाया करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तमाम अहकाम अजीम अखलाक के दर्जे में सहाबा कराम को तलकीन फरमाए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने तालीम की और इरशाद फरमाया, जिसे हजरत अबू मरियम अल अज़दी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया और उन्होंने बताया कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से यह हदीस सुनी कि जिस शख्स को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुकूमत मिली, मन वल्लाहु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला शैय्यन मिन अम्रिल मुस्लिमीन, अगर किस शख्स को अल्लाह पाक ने कोई हुकूमत अता की या मुसलमानों पर किसी मामले में उसे हेडशिप अता की, अमीर बनाया, बड़ा जिम्मेदार बनाया, मसूल बनाया, उस पर अथॉरिटी दी, ऑफिसर बनाया, किसी भी मामले में कोई ऑफिस अता किया और उस शख्स ने लोगों की हाजत से को नजरअंदाज किया, अपना दरवाजा बंद रखा हाजतमंदों पर, जरूरतमंदों पर, और उनके फक्र को, उनकी परेशानी को, उनकी गुर्बत को, उनकी मिस्कीनी को, उनकी मोहताजी को नजरअंदाज किया, अकेला छोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को नजरअंदाज कर देगा क़यामत के दिन, उसको मोहताज छोड़ देगा, बेआसरा छोड़ देगा, जिसने गरीबों, मोहताजों, फकीरों को बेसहारा छोड़ दिया, उनकी हाजत रवाई नहीं की। यह हदीस भी सुनन अबी दाऊद में है और जामे तिरमिज़ी में है और तबक़ात इब्न साद में है और मुस्तदरक हाकिम में है, और इस हदीस की सनद भी सही है कि जो सलूक कोई शख्स ऑफिसर बना और उसने जहां उसकी अथॉरिटी थी, उसकी सल्तनत थी, हुकूमत थी, इख्तियार का जितना भी दायरा था, उस दायरे में गरीब थे, यतीम थे, मिस्कीन थे, मोहताज थे, कमजोर थे, उसने उनकी मदद नहीं की, उनको नजरअंदाज किया, उनकी हाजत रवाई नहीं की, उनको ताकतवर नहीं बनाया, उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दी, हल नहीं किया। आका अलैहिस्सलाम फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उस शख्स पर तवज्जो नहीं देगा और उस तरह महरूम छोड़ देगा उसको। ये इस्लाम का नुक्ता नजर है, जाविया निगाह है, एटीट्यूड है गरीबों की तरफ, मिस्कीनों की तरफ, निगलेक्टेड लोगों की तरफ, डिप्रेस्ड लोगों की तरफ, जो लोग एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, इनजस्टिस, सोसाइटी के इनजस्टिस की वजह से, सोसाइटी की गलत निजाम तकसीम दौलत की वजह से, नाइंसाफियों की वजह से, मजालिम की वजह से जो नजरअंदाज हो गए, कमजोर हैं, पिसे हुए हैं, महरूम तबकात हैं, मिस्कीन हैं, मोहताज हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, फकीर हैं, हाजतमंद हैं, जरूरतमंद हैं, इन तमाम तबकात पर आका अलैहिस्सलाम ने इस कदर शफकत, रहमत, मोहब्बत और इनाम व एहसान के साथ तवज्जो देने और इनके मसाइल को हल करने और इनसे मोहब्बत करने, इनको हम नशीन बनाने और इन्हें खाना खिलाने और इनकी उलझनों को दूर करने के लिए वसाइल खर्च कर देने पर आका अलैहिस्सलाम ने इतनी ताकीद के साथ हुक्म दिया है कि जिसका आप बयान पूरा सुन चुके, और फरमाया जो इन्हें नजरअंदाज करेगा उसे आखिरत के दिन क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत नजरअंदाज फरमा देगा। कुरान मजीद ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी कायनात के लिए, जमी मखलूकात के लिए और जमी